Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. आज कक्षा 7 में हम हिंदी में पाठ 3 पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां। इसमें लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उनके हिमालय की बेटियां कहा है और उनके सुंदर रूपों का वर्णन किया है। तो अब मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। हिमालय की बेटियां शीर्षक को पढ़कर अक्सर बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि हिमालय एक पर्वत है, इसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं। इस पाठ में हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया गया है और इससे निकलने वाली नदियों को इसकी बेटियां कहा गया है। इस पाठ में नदियों और हिमालय के असीम प्यार का वर्णन किया गया है। मैदानी भागों में जब लेखक नदियों को बहते हुए देखता तो वे उसे एक संभ्रांत महिला अर्थात सुशील महिला, पोलाइट लेडी के रूप में दिखाई देती है, जो बहुत ही शांत रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। लेखक जब इन नदियों में नहाता तो उसे ऐसा लगता है मानो वह अपनी माँ की गोद में, दादी या बुआ की गोद में बैठे हैं। एक बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए तो वहां उन्होंने नदियों का एक अलग ही रूप देखा। जहां पहाड़ों पर नाचती कूदती, चंचलता से उछलती कूदती नदियां पतली सी धारा के रूप में निरंतर आगे बढ़ती हैं, तो लेखक सोचता है कि इन नदियों में अथाह जल राशि कहां से आती है। हिमालय की गोद से निकलते समय नदियां अपने बाल्य रूप में दिखाई देती हैं। जैसे बालक चंचल शरारती होता है, उछल कूद मचाता है, वैसे ही अपने उद्गम स्थल पर कुलांचे भरती हुई आगे बढ़ती है ये नदियां। इसके बाद के सफ़र में नदियाँ गुफाओं से, जंगलों से, घाटियों से गुजरती हैं। हिमालय नदियों को पिता की भांति प्रेम करता है। इन नदियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी बेटियां हैं। इसके अलावा गंगा, यमुना, रावी, झेलम, सरयू, कोसी आदि अनेक छोटी बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो इनकी अटखेलियां देखकर हिमालय पर्वत बहुत प्रसन्न होता है। इन नदियों में जो इतनी बड़ी जल राशि है वह वास्तव में हिमालय का हृदय है, अर्थात हिमालय की चोटियां पिघलकर नदियों के रूप में आगे बढ़ती हैं और सागर की प्राप्ति उनका अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे जैसे ये नदियां अपना सुंदर रूप दिखाती हुई आगे बढ़ती हुई अंत में सागर में गिर जाती हैं। इस प्रकार हिमालय और सागर में एक रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता बनता है ससुर और दामाद का। हिमालय पर्वत है ससुर और सागर है उसका दामाद। नदियों को मनुष्य के रूप में देखना आज से नहीं चल रहा है। पुराने समय में भी प्रकृति के इन चिन्हों जैसे पर्वत, बादल, नदियां, जंगलों का मानवीकरण किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ में यक्ष और यक्षिणी के माध्यम से बादल का मानवीकरण किया है। वर्तमान समय में भी काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही नदियां भी अपने रास्ते में आने वाले शहरों, गांवों, जंगलों, बस्तियों को अन्न जल से परिपूर्ण करती है, उनका अपनेपन से पालन पोषण करती है। इतिहास देखें तो सभी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली। तो ग्रंथों में नदियों को माता कहा गया है। नदियों को हम माँ के अलावा बेटी, प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा नदियों से एक रिश्ता और भी है और वह है बहन का। एक बार तिब्बत में जब लेखक बहुत बीमार था तो वह सतलुज नदी में अपने पैर डुबोकर बैठ गया। उसके मन की सारी थकान, परेशानी, बीमारी दूर हो गई और वह प्रसन्नचित्त हो गया। मन से प्रसन्न होकर बरबस ही वह कविता गान करने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन हमारी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने हमें ये प्रकृति चिन्ह वरदान के रूप में दिए हैं, जिनसे हम विभिन्न रिश्ते स्थापित कर लेते हैं। तो आपने ये पाठ ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको PDF के द्वारा इसके शब्दार्थ भेजूंगी, जो आपको फेयर नोटबुक में लिखने होंगे और याद भी करने होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।